नमस्कार, स्वागत करती हूँ एंड चलिए आज आप सभी को लेकर चलती हूँ मुंबई के चॉल्स में। जी हाँ, चॉल की रहने वाली एक छोटी सी बच्ची जिसको बहुत कुछ करने की इच्छा थी, डांस करने की, एंटरटेन करने की, लेकिन कहीं ना कहीं उनके घर वाले, खास करके उनके फादर जो है वो नहीं करने देना चाहते थे ये सब। लेकिन फिर भी लोगों से छुप छुपा कर इन्होंने अपने सपनों को जीना नहीं छोड़ा और उसको कंटिन्यू किया। यहाँ तक कि जब वो थोड़ी बड़ी हो गई तो गणेश चतुर्थी के वक्त चॉल में जो सेलिब्रेशन होता है वहाँ उन्होंने डांस परफॉर्मेंस भी किया। धीरे 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 आगे बढ़ती गई और आज एक होनहार जबरदस्त एक्ट्रेस है। चलिए स्वागत करते हैं भावना रोकाड़े का। शेर दिल विद स्मृति। भावना, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ शेर दिल पर। आई होप आप अच्छी हो। तो जब बोलते थे कि लड़कियों को ज़्यादा उड़ने की ज़रूरत नहीं, तब आपने महाराष्ट्र के लिए खो खो का खेल खेला और सबको कहीं ना कहीं एक करारा जवाब दिया। ये कहानी ज़रा हमें प्लीज़ बताना। मुझे वैसे तो किसी को कोई जवाब नहीं देना था, क्योंकि मैं ये सब किसी को कुछ प्रूफ करने के लिए कर ही नहीं रही थी। ये मैं इसलिए कर रही थी क्योंकि मुझे पसंद था। जब आप लोअर मिडिल क्लास फैमिली से होते हो, वैसे भी आपकी कोई इच्छा पूरी होती नहीं है। मटेरियलिस्टिक इच्छाएं जो होती हैं आपको कोई टॉयज, कपड़े, चप्पल, ये सब तो वैसे भी नहीं मिलते आपके पसंद के। ये एक्टिविटीज़ ही ऐसी थी जो मुझे बचपन से अपनी तरफ बहुत अट्रैक्ट करती थी। चाहे वो स्पोर्ट्स हो, डांस हो, सिंगिंग हो। मैं मेरे स्कूल में हर कंपटीशन में पार्ट लेती थी क्योंकि वो फ्री था और मतलब मेरी औकात से बाहर नहीं था, फ्री था वो, और मुझे पसंद था करने के लिए। खो खो जब मैं स्टेट के लिए खेलने भी गई थी तो उसकी भी बहुत बड़ी कहानी है कि उसके लिए पहले अमाउंट चाहिए था, कुछ 2000 रुपये भरने थे। मेरे पापा की महीने की पेमेंट थी 3000, जिसमें हम 5 लोग रहते थे। तो वो तो इम्पॉसिबल ही लग रहा था मुझे। जहाँ पैसे आ जाते थे मैं वैसे ही गिव अप कर देती थी, क्योंकि मैं एक तो छोटी भी थी, मुझे पता है पॉसिबल ही नहीं होता था। तो मेरे जो दादा थे, जो स्पोर्ट्स क्लब जो चलाते हैं, कोच, मराठी में हम उनको मराठी में दादा बोलते थे। तो उनने मुझे सजेस्ट किया कि हमारे एरिया के जो नगर सेवक होते हैं उनको लेटर लिखो कि मैं ऐसे स्पोर्ट्स महाराष्ट्र को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, आपके एरिया का ही नाम होगा, आप प्लीज़ मुझे फंड कर दीजिए। तो मैंने लिख के दिया और वो बहुत अच्छे थे, मुझे नाम उनका अभी भी याद है, अंकुश सोनावने जी। अभी भी हैं वो, वहाँ पे ऐरोली में रहते हैं और कांग्रेस पार्टी के थे वो। उनने मुझे 2000 रुपये दिए थी, नेक्स्ट डे आके ले लो। मैंने लिया और फिर मैंने दादा को दिया। अब सवाल था पापा को कैसे मनाना है। फिर मुझे पता था ना ही होगा, तो पापा सोए हुए थे और मैं गई कि पापा मैं मैच खेलने जा रही हूँ, सारी लड़कियाँ ही हैं और प्लीज़ जाने दो ना, एक भी लड़का नहीं है, प्लीज़ प्लीज़ सिर्फ लड़कियाँ हैं, कोच भी हमारी लड़की है, जल्दी कल आ जाऊँगी पापा, प्लीज़ प्लीज़। वो नींद में थे, वैसे कि ए हट, ऐसे करके मुझे दूर भगा दिए। और मम्मी भी काम पे जाती थी, पापा थोड़ा लेट जाते थे। तो मैंने मम्मी को कॉल करके बोला कि पापा ने हाँ बोल दिया है जाने के लिए, मैच खेलने के लिए। मम्मी बोली झूठ मत बोलना स्वीटी, मेरे को स्वीटी बुलाते हैं घर पे। तो मैंने बोला नहीं, झूठ नहीं बोल रही, सच्ची में पापा ने जाने के लिए बोला। मैंने फट कपड़े बांध दिए और मैं निकल गई। बस तुरंत स्टेशन चली गई और सब हमारी टीम वहाँ पे थी और हम लोग निकले। और फ़ोन तो होता नहीं था तभी, सिर्फ पापा के पास था फ़ोन। तो हम लोग निकल गए और मम्मी आई होगी बाद में, और तब तक हम लोग पहुंच गए। हमने मैच वैच खेला, दादा को शायद कॉल आया भी होगा, दादा ने हमको बताया नहीं। मैच खेला हमने, वहाँ पे 3rd प्लेस मारा था, बहुत अलग अलग स्टेट के लोग आए थे। सो हम जीते भी थे वहाँ पे। और फिर हम 2 दिन रुके थे और फिर 2 दिन के बाद हम निकले। और जैसे ही घर पे आए, मम्मी का रोना धोना चालू और बहुत झगड़ा हुआ उस दिन घर पे कि ये दोनों गए कैसे बाहर, इतना शाम को भी हमको घर के बाहर रहना अलाउड नहीं है और हम 2 दिन बाहर रह के आए थे। तो बहुत झगड़ा हुआ था, बहुत पापा ने पीटा था मुझे। और थोड़ा मेरे घर में डोमेस्टिक वायलेंस का भी प्रॉब्लम था, थोड़ा वो मम्मी के साथ भी करते थे। तो इस वजह से भी मैं कोई चीज़ करने के लिए डरती थी, वरना मैं बहुत बिंदास थी, बचपन से ही मैं बहुत बिंदास थी। लेकिन क्या वो मम्मी को मार पड़ती थी ना, मेरी वजह से पड़ेगी, इसलिए मैं अपना गिव अप कर देती थी चीज़ों को। तो उस दिन बहुत झगड़ा हुआ था कि हमको निकलना पड़ा था रात को ही मेरे ताऊ जी के यहाँ पे जो मीरा रोड में रहते हैं। तो हम लोग घर छोड़ के निकल गए थे। फिर नेक्स्ट डे मम्मी वही टेंशन में आती है, पापा क्या खाएंगे, कैसे रहेंगे, चलो हम वापस घर पे आ जाते थे। ये बहुत बार हुआ है सिलसिला। तो इस इंसिडेंट के बाद कि मेरी वजह से मेरी मम्मी को मार पड़ी, मैंने स्पोर्ट्स छोड़ दिया था
कि मैं अभी नहीं करूँगी। दादा ने बहुत कन्विंस किया, घर पे आ गए थे, पॉलिटिशियंस को लेके आए थे, मम्मी को पूछा कि करने दो, तुम्हारी लड़कियाँ बहुत टैलेंटेड है, अच्छा करती हैं। मम्मी ने बोला नहीं नहीं नहीं, उसके पापा से बात करो, वो मानेंगे नहीं। तो दादा बोले ठीक है मैं बात करता हूँ पापा से। मैंने बोला नहीं आप मत करो, मेरे पापा ना गाली वाली देती कि बहुत बदतमीजी कर देंगे उनके साथ, तो मुझे नहीं अच्छा लगेगा। तो मैंने बोला नहीं प्लीज़ आप जाने दीजिए, मैंने छोड़ देती हूँ ये सब। मैं बहुत रोई थी उस समय और मैंने फिर खो खो छोड़ दिया और उसके बाद नहीं खेला था कभी। लड़कियों के कितने सारे ऐसे ही ड्रीम्स बस टूट के रह जाते हैं और आंखों से आंसू छलकते रहते हैं। काश कि आगे जाकर लड़कियों को अपने सपने देखने का हक पूरा पूरा मिले। वाओ भावना, टीवी देख के डांस सीखा और गणेश पूजा में परफॉर्म भी किया। उस भावना को डांट पड़ने के बाद किस चीज ने बिल्कुल भी रोकने नहीं दिया खुद को? मेरी जिद ने, मैं बहुत जिद्दी हूँ, मैं बचपन से बहुत जिद्दी हूँ। मतलब मैं जो ठान लेती हूँ ना, वो अब तक की लाइफ का एक्सपीरियंस बता रही हूँ, वो मैंने अचीव किया है। चाहे वो कुछ भी हो, मेरे को स्पोर्ट्स करना था, पॉसिबल नहीं था, मैंने चुपके चुपके पापा के आने के पहले घर पे आके कर लेती थी मैं जब तक कर पाई, लेकिन मैंने किया। मैंने स्पोर्ट्स किया, मैंने कबड्डी खेलती थी स्कूल से, डांस करती थी। तो जो भी मेरे को पसंद है ना, मैं उसको अचीव करके ही रहती हूँ। मैं बहुत जिद्दी हूँ और ये एक्चुअली ये शायद घर की वजह से भी ये चीज़ें डेवलप हो गई, क्योंकि जो चीज़ वो मना करते थे मुझे वो चीज़ करनी थी, ऐसा हो रहा था। मतलब क्योंकि वो लोग मुझे कुछ करने नहीं देते थे, ये मत करो ये मत करो, कपड़े पहनने नहीं देते थे, और वेस्टर्न मतलब जीन्स भी अलाउड नहीं था। वेस्टर्न तो चलो दूर की बात है, जीन्स भी अलाउड नहीं था। तो मुझ में और ज़्यादा वो बढ़ता गया, मुझे पसंद था वो करना और वो मुझे करने नहीं देते थे। तो जब तक मेरे बस में था, जितना चुपके चुपके हो पाए वैसे मैं करती थी। जितने भी कॉम्पिटिशन्स थे, मार खाने के बाद भी मुझे मिलते थे परफॉर्म करने, तो भी मैं करती थी चुपके चुपके। फिर मेरे स्कूल में बॉयज़ का ग्रुप हुआ करता था जो स्टंट्स करते थे, बी बॉइंग। तो मैं उन लोग स्टेशन के पीछे प्रैक्टिस करते हैं, तो मैंने उनको पूछा आप लोग कहाँ प्रैक्टिस करते हैं? तो उन्होंने बोला एरोली रेलवे स्टेशन के पीछे, लेकिन कोई लड़की नहीं है हमारे उसमें। मैंने कोई बात नहीं, मैं मतलब ऐसा कोई प्रॉब्लम है क्या, लड़कियाँ नहीं कर सकती? उन्होंने बोला नहीं कर सकती, तुझे करना है तो आ जा। तो मैं उनके साथ कंटिन्यू रोज़ जाती थी आफ्टर स्कूल और प्रैक्टिस कर। मतलब पहले मेरा रूटीन होता था, आफ्टर स्कूल मैं जाती थी खो खो सीखने। जैसे ही खो खो बंद हो गया उसके बाद मैं आफ्टर स्कूल जाने लग गई बी बॉइंग सीखने, बॉयज़ के साथ प्रैक्टिस। वो लोग मुझे फ्री में सिखाते थे, जो भी मुझे कुछ सिखाता था मैं सीख के लेती थी। मुझे सीखना बहुत पसंद था हमेशा से और अभी भी बहुत पसंद है। तो मैंने ऐसे ही कर करके धीरे 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 डांस सीखा। तो जब डांस क्लास के 350 रुपीज अफोर्ड नहीं हो पा रहे थे, ये कहानी आगे बढ़ी कैसे? मुझे डांस पसंद था, ये सबको पता था हमारे चौल में, क्योंकि मैं परफॉर्म करती थी और हर जगह मैं जीतती थी। तो मुझे एक जन ने बताया कि एक डांस क्लास ओपन हुआ है, मैं जा रहा हूँ और वहाँ पे 350 रुपये फ़ीस है महीने की। मिले अच्छा, मतलब मैंने उनसे पूछा क्या फ़ीस है कैसे। मैंने मेरी मम्मी को बताया बहुत खुश होके कि मम्मी वहाँ पे डांस क्लास चालू है, प्लीज़ मुझे डाल दो ना, शाम को स्कूल के बाद जाऊँगी और सीख के आऊँगी। मम्मी बोली इतना फ़ीस नहीं हो पाएगा स्वीटी, कहाँ से लाऊँगी मैं ये वो। तो मैंने भी समझ लिया प्रैक्टिकली नहीं है, कहाँ से लाएगी वो। तो मैं वो डांस क्लास के बाहर खड़ी होती थी, रोड था वो डांस क्लास के, तो मैं रोड के उस पार जाके खड़ी होती थी डांस क्लास के बाहर और देखती थी बाहर खड़े होके सबको सीखते हुए। अभी भी बहुत इमोशनल हो जाती हूँ ऐसी चीज़ों को याद करके, क्योंकि जब मुझे खो खो भी सीखना था ना, तब भी हमारे एरिया में सिर्फ लड़कों का ग्रुप था। वो एक स्कूल है सुशीला देवी देशमुख विद्यालय, उसके बाहर एक ग्राउंड था, वहाँ पे बॉयज़ प्रैक्टिस करते थे खो खो की, लड़कियों का ग्रुप ही नहीं था उसके पहले। तो मैं गार्डन के बाहर रोज़ खड़ी हो जाती थी और देखती रहती थी उन लोगों को खेलते हुए रोज़। हाँ, एक दिन देखा, घर पे जाती थी, खड़े होके देखती थी। फिर नेक्स्ट डे देखा कि बॉयज़ कैसे खेल रहे हैं, देखती थी, फिर चले जाती थी। फिर थर्ड डे देखती थी, ऐसे रोज़ देखती थी मैं खड़े होकर बाहर से। फिर एक दिन वो दादा ने मुझे अंदर बुलाया कि क्या देखती रहती है रोज़? तो मैंने बोला मुझे अच्छा लगता है देखना ये खो खो। बोलते खेलेगी? मैं बोली हाँ, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। तो उन्होंने बोला कि मैंने मांगे तुझसे पैसे, तो मैंने ठीक है आप सिखाओगे? तो उन्होंने बोला हाँ मैं सिखाऊंगा, कल से स्कूल के बाद आ जाना। फिर मैं स्कूल के बाद जाती थी और उनने मेरी ट्रेनिंग शुरू की। 5 साल तक मैंने किया है, उनसे ट्रेनिंग ली है, मैराथन्स खेले मैंने बहुत सारे। और खो खो तभी लड़कियों की टीम बनाना भी हमारे लिए बहुत टास्क था, लड़कियां ही नहीं थी, कोई अपनी लड़कियों को छोड़ता ही नहीं था। तो हम स्कूल्स में जाके लड़कियों को पकड़ पकड़ के लाते थे और हमने 12 जन की टीम बनाई थी। तो यस,
और फिर प्री प्राइमरी टीचर बनने के सपने से लेकर एक्टर बनने तक का फैसला, ये कैसे हुआ? और ऑल्सो आप किरण जी से मिले, इस रोमांस की कहानी को भी हमको प्लीज बताइए। 11th के वेकेशन के बाद मुझे मेरी एक फ्रेंड ने बोला कि एक डांस क्लास में बच्चों को सिखाने के लिए एक लड़की चाहिए, तुम सिखाओगी? लेकिन मुझे तो नहीं आता, मतलब ऐसा सिखाना नहीं आता, सिखाना इज अ डिफरेंट टैलेंट। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, जो टीचर तुझे सिखाएगा वो तू आगे सिखा देना। मैंने कहा ठीक है, क्योंकि कोरियोग्राफी मुझे नहीं आती थी। तो मैं उनके डांस क्लास में गई। दूर था डांस क्लास, तो ऑटो से कुछ 20 रुपए तभी लगते थे, तभी ऑटो के पता नहीं कितने तो हुआ करते थे। तो मैं सोचा 20-20, 40 ऐसे तो मेरे बहुत ज़्यादा चले जाएंगे। तो मैं चल के जाती थी वहाँ पे डांस क्लास में, और वहाँ पे उनके अलग अलग ब्रांचेस थे, तो सब ब्रांचेस में मैं बाय वॉकिंग ही जाती थी सिखाने के लिए। उन्होंने मुझे सिखाया ऐसे सिखाओ, तो मैं बच्चों को सिखाया करती थी। तो उन्होंने एक दिन देखा कि मैं रोज़ चल के जाती हूँ, तो वो सर के पास बाइक थी, तो उन्होंने मुझे बोला कि मैं तुमको ड्रॉप कर दिया करूँगा। मैंने कहा ओके। तो मैं जाती थी चल के, फिर वो मुझे ड्रॉप कर देते थे घर पे। ऐसे क्लासेस करते करते संडेज को उनका एक फ्रेंड आता था, किरण जो इनके फ्रेंड थे। तो किरण आए क्लास में, उनके पास बाइक थी एवेंजर। मुझे बाइक बहुत पसंद थी, मतलब ऐसे देखती थी, मुझे बाइक बहुत पसंद थी। और उसके पहले कुछ ऐसा बॉयफ्रेंड का मेरा सीन भी नहीं हुआ था, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था ऐसे कि वाह यार, बॉयफ्रेंड होगा मेरा कभी तो उसके पास बाइक तो होनी चाहिए। तो इनके पास बाइक, मैं इनको बाइक में ऐसे देखा एक दिन, एवेंजर तो बहुत स्टाइलिश लगती है, और ये भी स्मार्ट थे दिखने में, ड्रेसिंग वेसिंग अच्छा रखते थे अपना। तो ये क्लास में आए, इनने सिखाना शुरू किया। एवरी संडे मास्टर क्लास लेते थे, तो मुझे बहुत सिखाया इनने, बॉलीवुड स्पेशली, क्योंकि मैं बहुत अभी क्या लड़कों के साथ रह के, बॉयज़ मेरे बहुत सारे दोस्त थे और मैं बी बॉइंग भी बॉयज़ के साथ प्रैक्टिस करती थी, तो वो लोग अपना स्टाइल मुझे सिखाते थे। तो उसकी वजह से मेरी बॉडी लैंग्वेज, और मैं टॉम बॉय हो गई थी एकदम, टॉम बॉय, बॉडी में ग्रेस नहीं था वो, क्योंकि ऑब्वियसली मैं ट्रेंड ही नहीं थी कहीं से, पॉलिश नहीं था मेरा डांसिंग। तो इन्होंने मुझे बहुत सारी चीज़ें मेरी क्लियर की, मुझे सिखाया कि ऐसे करते हैं, लड़कियों का है, थोड़ा नज़ाकत लाओ, ये वो करके उन्होंने मुझे ट्रेन करना शुरू किया। तो धीरे धीरे बात करते करते हम दोनों के नंबर एक्सचेंज हुए, बातें आगे बढ़ी। फिर मैंने 12th किया, तब तक मैं तभी मैं 11th जस्ट मैंने पास आउट किया था, फिर 12th मेरा शुरू हो गया। उसके बाद हमारा अफेयर शुरू हो गया, किरण और मेरा। फिर मुझे धीरे धीरे पता चला कि उनकी भी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। मैं जैसे कि समझिए मैं चौल में रहती हूँ, जैसे कि मेरे घर में वॉशरूम है, 1 रूम किचन, ठीक है। उनका और ज़्यादा हालत ख़राब था, और स्लम एरिया में रहते थे किरण, वॉशरूम बाहर, एकदम छोटू सा घर होता है, 1500 रेंट। फिर वहाँ पे वो रहते थे, मतलब दोनों माइनस में ही थे। उनकी एटलीस्ट मुझे मेरे घर पे खाना मिल जाता था 2 टाइम का, उनको वो भी नहीं था, क्योंकि उनके पेरेंट्स डिवोर्सी थे। ये सब रिलेशनशिप में आगे बढ़ते बढ़ते मुझे पता चला कि उनके पेरेंट्स डिवोर्सी हैं, उनकी भी फैमिली में बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। मम्मी उनको छोड़ के चली गई थी जब वो 12 साल के थे, तो वो दादी के साथ रहते हैं। तो जिस दिन दादी खाना बनाएगी उनको खाना मिलता था, जिस दिन नहीं बनाएगी उस दिन नहीं मिलता था। तो मुझे वो शुरुआत में झूठ बोलते थे कि नहीं सब कुछ अच्छा है, फैमिली है, ये है। फिर एक दिन वो मुझे अपने घर पे लेके गए, तब मैंने देखा हालत, तो मैं शॉक हो गई थी थोड़ी सी। फिर मुझे पता चला उन्होंने मुझे सब कुछ अपनी स्टोरी बताई, ऐसा ऐसा है। मैंने बोला ओके। सेम ही प्रॉब्लम लग रही थी मुझे उनके भी घर पे, डोमेस्टिक वायलेंस की वजह से मम्मी छोड़ के चली गई थी, मेरी मम्मी छोड़ के नहीं गई, मेरी मम्मी साथ में ही रह रही थी। तो हम लोग वो प्रॉब्लम अभी भी फेस कर रहे थे, लेकिन उनकी प्रॉब्लम्स मम्मी छोड़ने की वजह से कुछ अलग तरह की थी। तो उनने भी बहुत काम किया अपनी लाइफ में, बहुत मेहनत किया है। तो उन डांस, अभी वो उस डांस क्लास में इसलिए आ रहे थे क्योंकि उनके पास कोई काम नहीं था। फिर हम दोनों ने जब साथ में आए तो उनने सोचा अभी हम मिलके कुछ शुरू करेंगे, डांस क्लास। बताओ, मैं जो कभी डांस क्लास नहीं गई, वो डांस क्लास शुरू करने के लिए अभी कुछ कर रही है। सो उनने सोचा हम सबसे मदद मांगे, कहीं एक जगह ढूंढेंगे पहले, क्योंकि वो पहले काम कर चुके थे। किरण की और मेरी एज में 9 साल का डिफरेंस है। मैं 17 साल की थी तो वो 27 के थे उस समय। जब मुझे उनकी एज भी पता चली थी, मैं बहुत शॉक हो गई थी। मैंने क्या आप इतने बड़े हो? उनको भी शौक लग गया था कि तुम इतनी छोटी हो। फिर भी हमने रिलेशनशिप हमारा कंटिन्यू रखा, और उनको फिर एक जॉब लगी स्कूल में डांस टीचर की, तो उनको वहाँ से सैलरी आने लग गई। तो वो सेव करते थे क्योंकि हमारे कुछ खर्चे ही नहीं थे। तो हमको कपड़े वपड़े खरीदने होते थे, मतलब मुझे कपड़े, क्योंकि मेरे पास तो कुछ थे ही नहीं कपड़े वपड़े वैसे। तो वीटी स्टेशन के बाहर कपड़े बिकते हैं ऐसे 50-50 रुपए में, वहाँ से वो मुझे कपड़े दिलाते थे कि ये टॉप लो, ये जीन्स पहनो, ऐसा मेरा ड्रेसिंग बनाते थे जितना भी हो सके उनसे। और मुझे बोलते थे कि
जब अपने पास पैसा आ जाएगा ना, मैं तुमको बहुत रानी की तरह रखूंगा। तो बोलती थी हाँ बीबी आप मुझे अच्छे से ही रख। मैं तो खुश थी, जो चल रहा था, मुझे इतना प्यार इतना केयर मिल रहा है, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था। फिर ऐसी रिलेशनशिप चलता रहा। फिर उनकी स्कूल की जॉब की वजह से हमारी सेविंग बहुत अच्छी हो गई, क्योंकि कुछ खर्चे नहीं थे। उनके भी 1500 रेंट था उनके घर का, बाकी पूरा पैसा सेविंग में चला जाता था। बाकी उनको टिफ़िन मैं एरोली से मुलुंड में मेरी मम्मी जो भी बनाती थी सुबह रोटियाँ, मैं मेरे हिस्से की रोटी पैक करके लेके जाती थी उनके लिए, रोटी भाजी, और उनको टिफ़िन स्कूल में देती थी क्योंकि उनको खाने के लिए हो जाए। और जो हम डेली, जब उनकी छुट्टी होती थी तो हम लोग डेली पूरा दिन साथ में रहते थे, और मैं 9 बजे मतलब पापा आने के पहले घर पे आ जाती थी। तभी मैं रोटियां, थोड़े टाइम के बाद मेरी मॉम मुझे डांटने लग गई, तो कहाँ लेके जाती है इतना खाना ये वो। तो मैंने बोला कि नहीं सॉरी नहीं लेके जाऊंगी। तो मैं सिर्फ मेरे हिस्से की रोटी निकालने लगी, और जो भी बाहर से थोड़ी भाजी या पाव भाजी की भाजी लेके उसके साथ हम लोग खाते थे, कहीं भी ऑटो में बैठ के, ना तो मॉल्स में, ऐसे करके हमारा रिलेशनशिप एकदम कड़की में निकला है। फिर 12th हुआ मेरा, तो उसके बाद उनने बोला कि मेरे पास कुछ अर्निंग था ही नहीं और हमको सेटल होना था, तो कैसे हो। तो उन्होंने बोला कि वो स्कूल में थे तो उन्होंने देख लिया टीचर्स का बहुत रिस्पेक्टेड जॉब है, सैलरी भी मिल जाती है अच्छी, 15,000 कुछ सैलरी थी, तो लेकिन उसके लिए कोर्स करना पड़ेगा। तो उनने पूरा इंक्वायरी निकाला क्या करना होता है। तो उन्होंने मुझे बोला कि तुम टीचर का कोर्स करोगी। मैं हाँ करूँगी, मुझे तो वैसे भी कुछ तो करना है, मेरी लाइफ में कुछ बनना है, लेकिन हो नहीं पा रहा था। तो उन्होंने बोला तुम ECCET का कोर्स करो, मैंने कॉलेज का पता लगा लिया, मैं तुम्हारी फीस भरता हूँ और तुम पढ़ो। मैंने कहा ठीक है। तो मेरा 12th फिनिश हुआ। फिर उसके बाद मैंने मम्मी को बताया मैं ECCET कर रही हूँ। बोलती तुम कैसे पैसे भरोगी। तो मैंने बोला कि मैं डांस क्लास कर रही हूँ ना, वहाँ से जो मेरी सैलरी आ रही है वो मैं पे कर रही हूँ। फिर मैंने ECCET किया 1 साल, भांडुप में एक कॉलेज था वहाँ से। सुबह मेरा 6 से 9 बजे का डांस मतलब जुम्बा क्लास होता था। सुबह मैं 4 बजे उठती थी, क्लास लेती थी 6 से 9, और उसके बाद मैं 11-12 बजे यहाँ पे आती थी। तो मैं 1 घंटे पहले ही आ जाती थी, क्योंकि क्लास से छुट के मैं डायरेक्टली आती थी। तो क्लास में ही मैं सोती थी, मतलब मैंने परमिशन ली थी कि प्लीज़ मुझे आने दोगे जल्दी। तो उन्होंने क्यों, मैंने बोला पढ़ाई के लिए। तो उन्होंने बोला ठीक है। फिर पढ़ाई के लिए जाती थी, लेकिन उन्होंने देख लिया कि मैं क्लास में सो जाती थी जाके। तो प्रिंसिपल ने एक दिन मुझे बहुत डांटा था कि ऐसे हम अलाउड नहीं कर सकते, आप सो नहीं सकते क्लास में आके। मैं बोला ओके सॉरी। तो मैं बाहर ही घूमती थी, कुछ खा लेती थी, लस्सी वस्सी पी लेती थी, और फिर कॉलेज जाती थी। और मैंने ऐसे करके मेरा 1 साल निकाला। उसके बाद अचानक से किरण ने मुझे पूछा कि शादी करोगी मुझसे। मैंने बोला हाँ। मैंने उनको बोला कि मैं तो बहुत छोटी हूँ, आप मेरी मम्मी से बात करो, अगर वो हाँ बोल देगी तो मैं कर लूँगी शादी आपसे। तो वो बहुत ये हो गए थे, अपसेट हो गए थे उस समय। उनको लग रहा था कि उनके बहुत सारे ब्रेकअप्स हो चुके हैं, तो उनको लग रहा था मैं भी उनको छोड़ दूँगी। तो मैंने बोला नहीं, मैं मना नहीं कर रही हूँ, मेरी मम्मी से बात करो, मैं करूँगी। तो फिर हम लोगों ने धीरे धीरे कोर्ट में बात करना शुरू किया। कोर्ट में हमने जैसी मैं कोर्ट में एंट्री करी थी, मुझे घुसने ही नहीं दे रहे थे। पहले तो मैं 40 किलो की थी, पतली सी, काली सी, एकदम पतली सी थी मैं। तो उनको मैं बच्ची लग रही थी, तो उन लोग जाने नहीं दे रहे थे मुझे। तो हम लोग ने एक वकील किया, एक लेडी थी, उनको हमने पे किया अमाउंट, और उनने बोला ठीक है मैं बात करती हूँ। तो उनने कन्विंस किया कि ऐसे ऐसे लड़की है, उसके घर में बहुत प्रॉब्लम है, वो लोग शादी करके रहना चाहते हैं साथ में, तो रहने दीजिए। उन्होंने बहुत पता नहीं क्या क्या बोल के उनको कन्विंस किया। फिर हमको डेट मिली 1 महीने बाद की, यानी 15 फेब 2014 में मुझे 19 लग रहा था, 18 कंप्लीट हो रही थी मैं, और 25 मार्च की हमको डेट मिली। तो ऐसी मैं हिम्मत ही नहीं कर पा रही थी बोलने की घर पे। फिर भी धीरे धीरे वो फ़ोन पे बात करती थी, तो पापा को पता चल गया था। तो पापा ने ताऊ जी को घर पे बुलाया, बहुत ड्रामा हुआ था कि एक तो तुम्हारी कास्ट का नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, फिर भी तो मुझसे कर रही हो। मैंने कुछ नहीं बोला, मैं चुप थी। फिर एक दिन मैं सो रही थी रात को, और मेरे पापा ने मेरा बैग चेक किया, और मेरे बैग में डॉक्यूमेंट्स मिले, किरण की राशन कार्ड, उनकी पिक्चर्स थी, फ़ोटो थी। पापा उठे, पापा ने पूरी पहले तो सब कुछ फाड़ दिया, और मैं सोई थी, मुझे ज़ोर से आके मारा फेस पे, और मैं डर के उठी, क्या हुआ, मुझे मारा क्यों। तो बोलते हैं कि ये क्या है, कौन है लड़का। तो मैं उनको सब समझ में आ गया कि तुम ये सब प्लान कर रही हो, तुम्हारा अफेयर चल रहा है। बहुत झगड़ा हुआ था उस दिन। तो मुझे लगा कि अभी यही सही टाइम है निकलने का। 3 दिन बाद मेरी शादी थी। मैं कुछ नहीं, मैंने नाइट सूट पहना था, टी-शर्ट शॉर्ट्स पहने थे, मैंने स्लीपर पहने, और मैं निकल गई घर से। रात को 2 बज रहे थे, मैं निकल गई। मेरी मम्मी मेरे पीछे पीछे आई, मम्मी और मेरी छोटी सिस्टर रोते रोते कि स्वीटी मत जा, कहाँ जा रही है। मैं बोला अभी मैं दोस्त के पास जा रही हूँ, तुम लोग जाओ, मैं आ जाऊँगी ऐसे बोल के मैंने उनको भेजा घर पे। बहुत रो रही थी मेरी मम्मी, तो मैं भी थोड़ा इमोशनल हो गई थी। मम्मी चली गई कि ठीक है, और मैं फ़ोन लेके निकली थी।
मैं रात को रास्ते पे वॉक कर रही हूँ, रिक्शे में कोई लोग चिढ़ा रहे हैं, चिल्ला रहे हैं ज़ोर ज़ोर से, बहुत डर लग रहा था मुझे। फिर मैंने किरण को कॉल किया, थैंक गॉड उन्होंने फ़ोन उठा लिया था उस समय। तो उन्होंने बोला कहाँ पे है तुम, मैंने उनको बताया तो वो आ गए मुझे लेने के लिए। वो थाने में रहते थे, मैं एरोली में रहती थी, तो उनको रात के समय ज़्यादा समय टाइम नहीं लगा, बाइक पे अपने पापा को बिठा के आ गए। मैं चल रही हूँ तब तक मैं उनका वेट कर रही थी रोड पे। पुलिस की गाड़ी आ गई, उन्होंने मुझे पकड़ लिया कि चलो गाड़ी में बैठो, इतनी रात को क्यों रुकी हो रोड पे, फिर कुछ हो जाएगा, फिर बोलेंगे ये होता है वो होता है, चलो गाड़ी में बैठो। तो मैंने उनको बोला कि नहीं मैं घर से निकली हूँ अभी, मेरे घर में बहुत झगड़ा हो रहा है, मैं मेरे हस्बैंड का वेट कर रही हूँ। तो बोलते अच्छा मंगलसूत्र कहाँ है तुम्हारा, तुम ऐसे झूठ बोल रही हो। तो उसमें से एक पुलिस मुझे जानते थे, क्योंकि 10th में एक और इंसिडेंट हो गया था जिसकी वजह से मैं पुलिस स्टेशन गई थी, मतलब मैंने कंप्लेंट की थी, तो मुझे जानते थे। तो उन्होंने बोला मैं इसको जानता हूँ, इसके घर में बहुत प्रॉब्लम्स हैं। तो उन्होंने बोला ठीक है मैं तेरे साथ यहाँ पे रुकता हूँ जब तक वो आ नहीं जाता। तो उन्होंने मेरे साथ वेट किया, किरण आई, किरण ने उनको वो रिसिप्ट दिखाई जो कोर्ट से मिलती है कि हमारी शादी है। तो उन्होंने बोला ठीक है इसका ध्यान रखना, ऐसे बोल के पुलिस ने मुझे भेज दिया किरण के साथ। मैं किरण के साथ गई उनके घर पे और मुझे नींद नहीं आ रही थी। हम लोग सोए हैं, पापा भी थे साथ में, हम लोग सोए हैं और मैं इतनी स्ट्रेस में थी कि मैं रात को उठ के नींद में चलने लगी, दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रही थी। फिर किरण ने ज़ोर से चिल्लाया भावना। मैंने बोला हाँ तो क्या कर रही है, मैंने कुछ नहीं पता नहीं ऐसे करके। उन्होंने मुझे फिर पकड़ के सोए रात को। फिर 3 दिन बाद हमारी शादी थी। हमने जो भी पैसे से सेविंग की थी उससे हमने जो भी इम्पोर्टेंट ज़रूरी सामान है, जैसे कि मंगलसूत्र ज़रूरी था कोर्ट में पहनाने के लिए, अंगूठी गोल्ड की, और मेरे लिए एक ड्रेस, किरण के लिए एक ड्रेस, ये हमने खरीद लिया। हमारा एक फ्रेंड था जिसके पास कार थी, उसने कार को फुल डेकोरेट करके वो लेके आया। हम लोग कोर्ट में गए, हमने एक दूसरे को हार पहनाया, मंगलसूत्र पहनाया, उन्होंने मुझे मंगलसूत्र पहनाया और हमने साइन किया और ऐसे हमने शादी कर ली। तो हमने कोई धूमधाम से तो करने की हमारी थी नहीं, क्योंकि किसी का सपोर्ट नहीं था। किरण की फैमिली विटनेस बनी और हम फिर शादी करके तुरंत निकल गए सोलापुर के लिए, जो किरण का गाँव है, वहाँ पे हम मंदिर के लिए गए। तब मुझे कॉल आता है मेरी मम्मी का कि स्वीटी घर पे आ जा, अभी पापा शांत हो गए। तब तक एक भी कॉल नहीं आ रहा था कि पापा अभी शांत हो गए तो अभी घर पे आ जा। मैंने बोला नहीं मैं नहीं आ सकती। क्यों? मैंने बोला मैंने शादी कर ली है। मम्मी वो शॉक हो गई बहुत ज़्यादा, चिल्लाने लगी ज़ोर ज़ोर से। मेरी छोटी बहन थी बाजू में, वो बहुत गुस्सा हो गई, बोलती है कि उसको बोल वो आज से हमारे लिए मर गए, उसको बोल कभी घर पे मत आना। तो मुझे बहुत बुरा लगा। तभी फ़ोन कट करने के बाद मैं बहुत रोई, क्योंकि मुझे ऐसा था पापा से तो कोई अटैचमेंट था ही नहीं मेरा, लेकिन मुझे चाहिए था कि मम्मी मेरा सपोर्ट करे, मम्मी मुझसे बातें करें। फिर शादी के 2-3 दिन बाद मम्मी का कॉल आ गया था और फिर मम्मी मान गई थी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मम्मी आना यार बेस्ट होती है, जितना ये नाराज़ होती हैं उतना ही ये प्यार भी करती हैं, और माँ की तरह इमोशंस दिखाने वाली, प्यार दिखाने वाली शायद ही कोई महिला हमें इस दुनिया में मिले, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बताओ भावना, बैकग्राउंड डांसर के हिसाब से जब आप काम कर रही थी तो कोई दिल दुखाने वाली बात, कोई ऐसी मोमेंट जिसका जिक्र आप करना चाहेंगे? जब मैंने शादी की तो 5 साल तक तो किसी ने मुझसे बात ही नहीं की, मतलब मुझे पूरी तरह से बर्खास्त कर दिया था घर से कि तुम हमारे लिए मर चुकी हो, हमारे लिए हमसे बात नहीं करना है, ये नहीं करना है। तो मैंने एक दिन पापा को कॉल किया, मुझे पापा के पता नहीं क्यों याद आने लग गई थी, तो मैंने उनको कॉल किया, मैंने हेलो पापा स्वीटी बोल रही हूँ। मैंने बोला मत बोलो और फ़ोन कट कर दिया। बहुत रोई थी मैं, मुझे बहुत बुरा लगा था। मैंने कहा कोई बात नहीं। तब तक मैं हमारे डांस क्लासेस अच्छे चलने लग गए थे। हम चौल में से शिफ्ट होके बिल्डिंग में आ गए थे, 1 BHK फ्लैट में रेंट पे रह रहे थे, लेकिन अच्छा लग रहा था क्योंकि बिल्डिंग में रहना भी मेरा एक सपने में ही था और वो भी पूरा हो गया। तो ऐसे करते करते बैकग्राउंड डांसिंग, जब डांसिंग में थी तो मेरा सबसे पहले काम किया, एक फॉलो एंट्री का काम होता था कि दूल्हा दुल्हन के पीछे नाचना या उनको एंट्री करवाना, स्टेज तक छोड़ना, उसके 500 मिलते थे। तो वो 500 रुपये मेरी पहली कमाई थी डांसिंग की। तो वो मैंने किरण के साथ शेयर की थी वो, क्योंकि उनने मुझे यहाँ तक पहुँचाया था, तो मैंने उनके साथ शेयर की थी। तभी मेरी शादी नहीं हुई थी। शादी के बाद मैं कंटिन्यू डांसिंग करती रही। ठग्स ऑफ हिंदुस्तान में मैं बैकग्राउंड डांसिंग कर रही थी, जिसमें कटरीना कैफ, आमिर खान, अमिताभ बच्चन थे। तो उसमें 200-300 डांसर्स थे। तो जब वो लोग डांस कर रहे थे, हमारे आगे प्रैक्टिस कर रहे थे, तो मैंने सोचा कि उनमें और मुझ में क्या फ़र्क है, जो वो लोग आगे कर रहे हैं और मैं पीछे। तो मुझे समझ में आया एक्टिंग, वो लोग एक्टर्स हैं, मैं एक्टर नहीं हूँ। और मैं इतना ग्रुप में नाच के मैं कभी खुद की एक इंडिविजुअलिटी नहीं बना पाऊंगी, भीड़ में ही रह जाऊंगी। लेकिन एक्टिंग में अगर मैं छोटा सा भी पार्ट करूंगी तो उस कैरेक्टर को मेरा नाम जाएगा कि भावना रोकड़े ने उस कैरेक्टर को किया है। तो मुझे एक्टिंग सीखना था। एक्टिंग की अभी जब शादी के बाद भी हम लोग इतने भी ज़्यादा स्टेबल नहीं हुए थे फाइनेंशियली, एक्टिंग की फ़ीस बहुत ज़्यादा थी।
एक्सपेंसिव, अभी भी एक्टिंग इज एक्सपेंसिव कोर्स, हर कोई नहीं कर पाता, लेकिन मुझे था कि मुझे सीख के ही करना है। जैसे डांस मैंने इतना टाइम सीखा, मुझे एक्टिंग भी सीखना था। एक बार मैंने ऐसे बिना सीखे ऑडिशन देने चली गई, तो जो भी थे उनने मुझे बोला कि आप अच्छी दिखती हो, मतलब मुझे ऐसे कॉम्प्लीमेंट किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर उन्होंने बोला कि आप पहले एक्टिंग सीख के आओ। मैंने बोला वाह, अच्छी एडवाइस है ये, सीख के आओ, सीखना ज़रूरी है। तो मैंने सोचा कि मुझे कच्चा नींबू नहीं उतरना है, मुझे ट्रेन होना है एक्टिंग में, और क्योंकि मुझे लंबा जाना है इस चीज़ में, तो सीखना है। फिर मैंने इंक्वायरी शुरू की यहाँ वहाँ से, और मुझे प्रोफेशनल क्लास चाहिए था क्योंकि मेरे पास टाइम पास करने के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं था। मंडे टू फ्राइडे में डांस क्लास करती थी, सैटरडे संडे हमारे क्लासेस नहीं हुआ करते थे तभी। तो मैंने गूगल से सर्च कर करके एक्टर प्रिपेयर्स का मुझे पता चला, जो अनुपम खेर सर के क्लासेस हैं। तो मुझे वहाँ पे मैंने फीस निकाली, तो सैटरडे संडे वो लोग सिखाते थे, और उसकी फ़ीस थी 65,000, और वो लोग 1 टाइम पेमेंट लेते हैं। इतना पैसा तो पॉसिबल ही नहीं था, क्योंकि हम लोग क्लासेस का रेंट भरते हैं, घर का रेंट भरते हैं, तो फ़ोन वोन जो लिया था उसकी भी EMI चलती थी, हमारा तो सब कुछ EMI से ही आता था। घर का सामान भी हमने धीरे धीरे करके जोड़ा था, एक चम्मच भी नहीं था हमारे पास। तो पूरा सेटल करने में हमको बहुत साल लग गए। तो 5 साल के बाद भी शादी किया, इतना नहीं पैसे तो जमा ही नहीं कर पाए थे, खुद की चीज़ें ही खरीद लेते थे ज़रूरत की। तो कैसे करे, तो हमारी एक दोस्त थी, उसको भी करना था एक्टिंग, वो अमीर थी। तो हमने उसको बोला कि तुमको भी एक्टिंग सीखना है, तो मैंने क्लास ढूंढा है, बहुत अच्छा है, लेकिन एक प्रॉब्लम है कि मेरे पास पैसे नहीं है। तो उसने बोला मैं मेरा पैसा 1 टाइम में पे कर देती हूँ, तुम उनको हाफ करके दिखा देना, आधा तुम्हारा आधा मेरा, फिर तुम नेक्स्ट मंथ तक जमा करो और फिर तुम दे देना पैसे। मैंने कहा ठीक है। तो इस तरह हम दोनों एक्टिंग क्लास के लिए सैटरडे संडे जाते थे और सीखना शुरू किया, और मैंने उसकी फ़ीस दी। एक्टिंग मेरा ख़त्म हुआ अक्टूबर में एंड में, और सितंबर एंड तक जैसे मेरी एक्टिंग क्लास कोर्स मेरा फिनिश हुआ, मैंने टीचर से पूछा कि क्या मैं ऑडिशंस देने के लिए तैयार हूँ। उन्होंने कहा हाँ आप तैयार हो आप, क्योंकि हम लोग का लास्ट में एक प्ले होता है, वो प्ले मैंने किया था और वो सबको बहुत पसंद आया था। इंटेंस प्ले था, बहुत रोना धोना था उसमें। तो मैंने ऑडिशंस देना शुरू किया। मैं रोज़ बॉयल अंडा लेके जाती थी टिफ़िन में, और हर आराम नगर में सब बस से जाती थी, यहाँ से फिर मीरा रोड तक, वहाँ से ट्रेन से फिर बस, एंड देन ऐसे ऑडिशंस देती थी और आती थी। तो मेरा सिलेक्शन ही नहीं हो रहा था कहीं। मैं सीरियल्स के लिए ट्राई कर रही थी, मेरा हो ही नहीं पा रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था क्यों नहीं हो रहा। अब पता चल रहा है क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि ना मुझे हेयर स्टाइल करने आता था, ना मेरे पास ढंग के कपड़े थे, ना मेरे को मेकअप का सामान था मेरे पास, ना मुझे मेकअप करना आता था। सिर्फ लिपस्टिक लगा के चली जाती थी, पाउडर और लिपस्टिक। तो एक प्रेजेंटेबल दिखना भी बहुत ज़रूरी है, और वो सब मेरे पास था ही नहीं, तो मैं रिजेक्ट होती थी। तब मुझे नहीं समझ आता था, परफ्यूम नहीं था मेरे पास, स्टिंग करती होंगी मैं, इतनी ट्रैवल करके जा रही हूँ पसीने से लथपथ। फिर मुझे एक कॉल आया, मैं स्टेशन पे खड़ी हूँ, ठाणे ट्रेन का वेट कर रही हूँ, मुझे कॉल आया कि हेलो भावना। मैं हाँ। तो ऑडिशन की वजह से क्या होता है, आपका नंबर स्प्रेड हो जाता है कास्टिंग डायरेक्टर्स के पास। तो मुझे कॉल आया कि ऐसा एक काम है, मराठी सीरियल है प्रेमा तुझा रंग कसा, उसमें ट्रांसजेंडर का कैरेक्टर है, करोगी? मैंने बोला हाँ करूँगी। तो थोड़ा एकदम चैलेंजिंग कैरेक्टर है, आपको ध्यान देना पड़ेगा। मतलब यस मैम मैं करूँगी। तो मुझे उन्हें शूट दे दी, मैं इतनी खुश हो गई, मतलब वाह भगवान ने मुझे काम दिला दिया। मेरा पहला एक्टिंग प्रोजेक्ट, जिसकी सैलरी थी मेरी 2,500 पर डे, और मैंने 3 दिन शूट किया था मैंने उसका, तो अच्छे पैसे आ गए थे 3 दिन के। मैं बहुत खुश हो गई थी। पहला जब मैंने वो शूट किया और मैंने काम किया, पहला काम है, कैमरा नहीं पता, लाइट्स नहीं पता, लेकिन प्रोडक्शन वाले बहुत अच्छे थे, उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से काम ली किया और मुझे तारीफ करने लगे एक दो जन, आप बहुत अच्छे रिएक्शन देती हो। तो मुझे ऐसा लगा वाह, खुश, फीडबैक बहुत ज़रूरी है उस समय पे। वो टेलीकास्ट हुआ था एपिसोड, मैंने अपने आप को टीवी पे देखा था, मेरा सपना था टीवी पे आना, मैं बहुत खुश हो गई थी। तो ऐसे करके मेरी एक्टिंग जर्नी शुरू हुई। मैंने सब कुछ धीरे धीरे सीखा, कैसे हेयर करते हैं, कैसे मेकअप करते हैं, धीरे धीरे करके सामान जमा किया। मैं रोज़ घर पे प्रैक्टिस करती थी एक्टिंग की। और जब आप बहुत नीचे से आते हो ना, तो आपको कुछ भी नहीं पता, आपको ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी सीखना पड़ता है कि अपने आप पे कैसे काम करें। फिर मैंने जिम वगैरह ज्वाइन किया, वेट गेन किया थोड़ा, और मेकअप सीखा कैसे करते हैं वो लोग सेट पे, जब वो लोग करते हैं तो मैंने धीरे धीरे सीखा, वैसे प्रोडक्ट्स छोटे छोटे जमा किए और वैसे ऑडिशंस देना शुरू किया। छोटे 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 कैरेक्टर्स करते 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 मैं आगे बढ़ी हूँ। हाँ यार, कहते हैं ना कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, बिल्कुल कुछ ऐसा ही। वैसे फैमिली का रिस्पॉन्स कैसा रहा जब उनको पता चला कि आप टीवी पर आ रही हैं और आपको देखा टीवी पर? मैंने क्राइम पेट्रोल का शूट किया था, 4-5 एपिसोड किए थे, छोटे छोटे कैरेक्टर ही किए थे उसमें। तो मेरे पापा टीवी में मुझे देख रहे हैं और वो मुझे पहचान ही नहीं रहे कि वो मैं हूँ। और मेरे भाई ने पीछे से वीडियो शूट किया,
और फिर मुझे भेजा। मैं शौक हो गया, अरे पापा देख रहे हैं, उनको पता ही नहीं। मतलब मेरे पापा को एंड तक नहीं पता था कि मैं क्या काम करती हूँ, क्योंकि उनने मुझसे कभी बात ही नहीं की। लेकिन एक दिन हमारे घर की पूजा थी, तो मेरे पापा की 4 बहनें हैं, उन चारों ने पापा को कसम दिया कि स्वीटी को बुला लो घर पे, क्योंकि उसके बाद बाकी लोग मुझसे बात करने लग गए थे। जैसे ही मैं टीवी पे आने लग गई ना, तो मेरे सारे रिलेटिव्स मुझसे बात करने लग गए। मेरे घर वाले, जैसे उनको पता चला मैं बिल्डिंग में शिफ्ट हुई हूँ, क्योंकि मैंने जो किरण का पहले वाला घर था उसमें कभी किसी को बुलाया ही नहीं, क्योंकि मुझे पता था उनका मूड खराब हो जाएगा कि ऐसे कैसे तुमने इतने ऐसे लड़के से शादी की, तुम्हारा रहने का ठिकाना नहीं है ये वो। तो हमने जैसे हम बिल्डिंग में शिफ्ट हुए, मैंने मम्मी को घर पे इन्वाइट किया। फिर मम्मी घर पे आने जाने लग गई, मान गई। मम्मी बात करती थी मुझसे, तो वो घर पे आने लग गई। तो मम्मी और मेरा रिलेशन अच्छा हो गया था, बस पापा नहीं माने थे। तो उस दिन मैं घर पे गई और बहुत सबका रोना धोना हुआ था। पापा से मिली, मुझे किसी ने दुपट्टा दे दिया, मैं जीन्स टॉप पहन के गई थी। तो मैंने पापा का पैर पड़ा, गले लगी थी। पहली बार मैं इतने सालों में मैं पापा के गले लगी थी। हम लोग कभी, हमारे बीच वो कनेक्शन ही था, हम कभी बात ही नहीं करते थे। इतना रोई मैं, और मेरे पापा भी रोए, सब लोग रोने लगे थे। वो वीडियो अभी भी है मेरे पास। बहुत रोए थे सब लोग। ऐसे करके मान गए सब रिलेटिव्स से। फिर उनके घर आना जाना शुरू हो गया। रक्षाबंधन में मैं जाया करती थी, ऐसे शुरू हो गया था। सबको पता चल गया था कि हाँ ये काम कर रही है और अच्छा काम कर रही है। तो जो हो गया था ना कि घर पे नहीं आना है, वो सब बंद हो गया था। फिर मैं भी घर पे जाने लग गई थी और वो लोग भी मेरे घर पे आने लग गए थे। सब कुछ स्मूथ चल रहा था अच्छे से। चकाचौंध ने कहीं ना कहीं लोगों की आंखों को, उनकी नाराजगी को बंद और ख़त्म कर दिया। नहीं, थोड़ा सेल्फिश नहीं है ये मामला वैसे, कि जब तक आप कुछ कर नहीं रहे हैं, आपको पूछ नहीं रहे हैं, जैसे आपको टीवी पर देख लिया वैसे ही आप सब कुछ हो गई उनके लिए। खैर, आई होप आगे ऐसा किसी को झेलना ना पड़े और आप भी एक स्ट्रॉन्ग महिला उभर कर सबके सामने आए। एनीवे, अब आते हैं खुशी की बात, और दैट इज क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में जब रोल कंफर्म हुआ, कैसा लगा, कैसे हुआ ये पूरा मामला, प्लीज हमें बताइए। क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 ये मेरा अब तक का सबसे बड़ा काम है। मैं 2018 में मैंने मेरा एक्टिंग कोर्स ख़त्म किया। तब से मैं सीरियल्स के लिए ऑडिशन देती आ रही हूँ, लेकिन मेरा कभी नहीं हो पा रहा था। और फिर उसके बाद जो भी काम मिलता गया मैं करती गई, क्योंकि मुझे काम करना था, एक्सपीरियंस लेना था। और एज एन एक्टर भी मैंने बहुत ग्रो किया है इन सालों में, क्योंकि मैं घर पे प्रैक्टिस, रोज़ सुबह उठ के मैं एक्टिंग की प्रैक्टिस करती थी। और काम करते करते धीरे धीरे सीखते सीखते बहुत ग्रो किया मैंने। हर बार उसके बाद जब मुझे लगा कि अब मैं एस्टैब्लिश हो चुकी हूँ, मतलब कि अभी मेरे पास मेकअप भी है, मेरे पास कपड़े भी हैं, सब कुछ है, मैं ऑडिशंस भी अच्छे बना रही हूँ, फिर भी मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा? मेरा सिलेक्शन मुझे समझ ही नहीं आ रहा था। हर बार मैं रिजेक्ट हो जा रही थी। इतना काम, मैंने बहुत काम किया इन 6 सालों में, बहुत ज़्यादा अलग अलग कैरेक्टर्स किए। सीरियल्स में मुझे काम मिलता था 1 डे 2 डे कैमियो, छोटे छोटे कैरेक्टर्स। तो मैंने बालाजी के साथ भी मैं पहले काम कर चुकी हूँ। कसौटी जिंदगी के 2 में मैंने कांस्टेबल का कैरेक्टर किया था, छोटा सा, पर वो 6 दिन का ट्रैक था, अच्छा खासा 3000 पर डे था मुझे उसमें। तो लेकिन उसमें कुछ इतना मैं दिखी नहीं हूँ, छोटा सा, बस पीछे पुलिस जो मेन इंस्पेक्टर होता है उसके पीछे खड़े रहना था। लाइंस भी ज़्यादा नहीं, 1-2 लाइंस दे रहे थे वो। तो खुश तो बहुत थी तभी भी, और कभी सोचा तो था कि एक दिन आऊँगी बालाजी में ज़रूर काम करूँगी, लेकिन पता नहीं था कि ऐसे होगा। मैं बैक टू बैक ऑडिशंस दे के रिजेक्ट हो रही हूँ, क्योंकि कि पहले मैंने एक सीरियल के लिए मैं पूरी शॉर्टलिस्ट हो गई थी, दंगल का सीरियल था। मुझे नेक्स्ट डे कॉल करके बजट डिसाइड हो गया, सब कुछ डिसाइड हो गया, और मुझे बोला कि आपको एग्रीमेंट के लिए आना है। मैं एग्रीमेंट के लिए गई, मैं रीडिंग टेबल पे बैठी हूँ सारे आर्टिस्ट के साथ, हमको ब्रीफ दिया जा रहा है कैरेक्टर का। तब तक में एक पर्सन आता है, एडी, मुझे बोलते मैम इधर आइए, और मुझे उठाया टेबल से, मैं गई, यस। तो बोलते मैम चैनल ने ऑप्शन मांग लिया है। बोली मतलब? तो बोलते आपका नहीं हो रहा है इसमें, ऐसे। मैं शॉक हो गई थी उस समय। मैंने कहा ठीक है, तो मैं जाऊँ अभी? उन्होंने बोला हाँ। मैं बैग लेके निकल गई, और मुझे इतना रोना आ रहा था उस समय कि क्योंकि मैंने बहुत सारे सपने देख लिए थे। मैं बहुत खुश हो गई थी कि फाइनली मुझे काम मिल रहा है, और नहीं हुआ वो चीज़। मैं बहुत रोई थी, 3 दिन तक मैं ब्रेकअप पीरियड में चली गई थी। हर बार मुझे चैनल ने रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि उनको एक बेस चाहिए कि आपने इसके पहले कौन सा कंटिन्यूटी काम किया है सीरियल में, और मैंने कुछ नहीं किया था कंटिन्यूटी, मैंने 1 डे 2 डे किए थे। तो मुझे काम ही नहीं मिल रहा था उस चक्कर में। ऐसी करके बहुत सारे रिजेक्शंस। फिर मुझे राजश्री प्रोडक्शन से भी कॉल आया था, मैंने ऑडिशन भेजा, बहुत अच्छा ऑडिशन किया, मैंने शॉर्टलिस्ट भी हो गई थी मैं, मुझे कॉल भी आया, बजट वगैरह डिसाइड हो गया। 2 जन शॉर्टलिस्ट हुए थे, उसमें से मैं थी। फिर उन्होंने बोला सॉरी मैम, चैनल ने किसी और को कर लिया।
मैंने कहा कोई बात नहीं। फिर धीरे धीरे रिजेक्शन की मुझे आदत ही हो गई। एक दिन संडे को मैं बैठ के फ़ोन चेक कर रही थी, मेरे डांस क्लासेस के भी मैसेजेस आते रहते हैं, तो कास्टिंग डायरेक्टर का मैसेज बहुत नीचे चला गया था। थर्सडे को उन्होंने मुझे मैसेज किया था, आर यू मराठी? मैंने तुरंत उनको रिप्लाई किया, यस मैम मराठी। संडे को मेरा नसीब, पता नहीं भगवान ने साथ दिया मेरा, अब नसीब कैसे बोलूँ, इतने साल के बाद मुझे मिल रहा है, पर ठीक है, फिर भी नसीब ही हुआ कि मैंने उसको पकड़ा इतना दिन के बाद में रिप्लाई, क्योंकि कास्टिंग तो ऐसे लॉक हो जाती है तुरंत, आप नहीं तो कोई और ऑडिशन भेज देता है। और उन लोग बहुत टाइम से ऑडिशंस ले रहे थे उस कैरेक्टर के लिए, और इतने टाइम से काम करने की वजह से क्या सारे कास्टिंग वालों के पास मेरा नंबर है, पर किसी ने मुझे नहीं पूछा उस कैरेक्टर के लिए। तो ये इनने पूछा, डिम्पल नाम है इनका, डिम्पल, उन्होंने मुझे पूछा ऐसा सा कैरेक्टर है, ऑडिशन भेजा, बोला तुरंत बना के भेजो। मैंने कहा ठीक है। अब उसमें साड़ी पहननी थी, साड़ी मेरे पास है नहीं, मैं तुरंत मेरी फ्रेंड के पास गई, बाजू में हमारी बिल्डिंग के पास में, पड़ोस वाली बिल्डिंग में, मैंने उनसे साड़ी ली, मैंने मेकअप किया, मैंने ऑडिशन बना के तुरंत भेज दिया। तो उनको बहुत अच्छा लगा ऑडिशन। उन्होंने मुझे बोला कि काम करते करते ऑडिशन चाहिए, कुछ तो काम करो। मैंने कहा ठीक है। मैंने कपड़े घड़ी करते करते ऐसे ऑडिशन बना के भेजा, बहुत नेचुरल आया था। उन्होंने मुझे बोला एक और ऑडिशन बना के भेजो, बन के, मैंने हेयर खुले रखे थे, तो उन्होंने मुझे चेंज, मैंने ठीक है। मेरा एक्टिंग क्लास था उस दिन, मतलब मैं सिखाती भी हूँ, तो मैंने क्लास कैंसिल किया और ऑडिशन भेजा बना के। उन्होंने मुझे बोला एकता मैम अभी देखने वाली ऑडिशन, आपको रिवर्ट आ जाएगा तुरंत, आज में ही। मैंने बोला ठीक है। मैं वैसे ही साड़ी में शाम तक बैठी थी, लेकिन रिवर्ट नहीं आया। उन्होंने मुझे बोला आपको कल तक रिवर्ट करेंगे। मैंने कहा ठीक है, मैं इंतज़ार कर रही हूँ, काश हो जाए। पर मुझे ऐसा लगा कि इतने बड़े कैरेक्टर में, इतने बड़े सीरियल में मेरा कैसे होगा, तो मैंने फिर भी, मैं 50-50 थी। पर किरण बोल रहे थे नहीं तुम्हारा होगा। मैं भगवान से भगवान को इतना परेशान किया मैंने, प्लीज़ भगवान करा दो। फिर मुझे कॉल आया, भावना आप शॉर्ट लिस्ट हो, मुझसे मेरी फ़ोटो मांगी गई। फिर एक दिन के बाद आपको कल में कॉल आएगा बजट वगैरह के लिए। बजट कितना बोलूँ, सब कुछ डिस्कस हुआ। नेक्स्ट डे मुझे कॉल आया। फिर अमित मारू जो प्रोडक्शन के हैं, उनने मुझे कॉल किया कि हेलो भावना, आप कंग्रेट्स, आप लॉक्ड हो। मेरा थैंक यू सर। और वो मुझे पहले से जानते थे क्योंकि मैंने पहले काम कर चुकी हूँ। उनने मुझे बोला कि अरे मैं तो जानता हूँ, तो मैंने जैसे ही तुम्हारा नंबर आया मैं बहुत खुश हो गया कि तुम तो बहुत अच्छी आर्टिस्ट हो। तो भावना कंग्रेट्स। बोली सर पक्का मैं लॉक हूँ? पक्का? तो बोलते हाँ भावना, हाँ रिलैक्स, विश्वास कर लो, तुम लॉक्ड हो। मैंने किसी को भी नहीं बताया, मुझे एग्रीमेंट के लिए बुलाया, मैंने मेरी मम्मी को बताया ही नहीं, मतलब किसी को भी नहीं बताया, सिर्फ किरण को पता था। मैंने किरण को बोला किसी को मत बताना इस बार, क्योंकि हर बार मैं सबको बता देती हूँ और मैं रिजेक्ट हो जाती हूँ और मेरा दिल बहुत दुखता है, सब लोग पूछते रहते हैं क्या हुआ, बहुत परेशानी होती है। तो मैंने किसी को भी नहीं बताया। मैंने एग्रीमेंट साइन किया, मैं आई। फिर शूट पोस्टपोन डिले हो रहा था, तो मुझे बहुत डर लग रहा था। मैं इतनी इमोशनल हो गई थी, इतनी इमोशनल कि एक दिन मैं खाना खा रही थी और मैं पी के फिल्म देख रही थी आमिर खान की, और उसमें वो भगवान है कहाँ रे तू, ये गाना बजने लगा। मैं खाते खाते रोने लग गई और मैं वॉशरूम में जाए, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है मैं कितना और स्ट्रगल करूँ, कितना वेट करूँ। एक सीरियल करना चाहती हूँ, सिर्फ लोगों को आते ही सीरियल मिल जाते हैं, और मैं 6 साल से कोशिश कर रही हूँ, मुझे कोई अपने सीरियल में ले नहीं रहा। इतने अच्छे ऑडिशंस बनाने के बाद भी बहुत मतलब डाउट्स आने लग गए थे मन में। लुक्स को लेके भी डाउट्स आते कि क्या मैं दिखने में सुंदर नहीं हूँ इसलिए मुझे कास्ट नहीं कर रहे, क्या रीज़न हो सकता है। मैं कास्टिंग डायरेक्टर्स को कॉल कर करके पूछती थी कि मैं क्यों रिजेक्ट हो रही हूँ, सर मुझे बताइए ना, मैं क्या परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है क्या मेरी। तो लोग बोलते थे नहीं भावना, तुम इस कैरेक्टर में फिट नहीं हो, इंतज़ार करो। मैं फ़ोन कट के बाद बोलती थी इंतज़ार ही तो कर रही हूँ, मुझे बस एक ब्रेक चाहिए था अपना टैलेंट दिखाने के लिए। उसके बाद तो मैंने सोचा चलो एक सीरियल कर लेंगे, तो फिर बाद में काम मिलने लग जाएगा, कि एक टैग लग जाएगा कि मैंने कंटिन्यूटी किया है। फिर फाइनली हमारी वर्कशॉप हुई, हमारा शूट शुरू हुआ, एपिसोड टेलीकास्ट हुआ। इतना प्यारा रिस्पॉन्स। एकता मैम ने डायरेक्टर को स्पेशली कॉल में लिखा और उनको कॉल किया, हम शूट कर रहे थे तभी डायरेक्टर मेरे पास आया कि भावना एक गुड न्यूज़ है। मैंने क्या? एकता मैम ने तुम्हारी तारीफ़ की। मैं इतनी खुश हो गई क्योंकि ये सीरियल मेरे लिए बहुत बड़ा है। बाकियों के लिए सिर्फ ये एक सीरियल होगा, उनका एक अनदर प्रोजेक्ट, पर मेरे लिए ये मेरा सपना था कंटिन्यूटी करना, और इतना स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर मिला है मुझे। बहुत खुश हूँ मैं, मतलब अभी इमोशनल हो जाती हूँ कभी कभी सोच के वो भी। और मुझे ऐसा लगता है कि एक एक सीन मेरा बेस्ट होना चाहिए, बेस्ट, मतलब मुझे बिल्कुल भी, मैं तो उसको ईजिली छोड़ना अफोर्ड ही नहीं कर सकती। तो मैं मेरा 200% दे रही हूँ इस काम में, और मैं भगवान को मैंने बहुत थैंक यू बोला और बहुत खुश हूँ मैं। वाओ मैन, एकता मैम से तारीफ मिलना बहुत बहुत बड़ी बात है। आई एम श्योर ऐसे आगे बढ़ते जाओ, क्योंकि सास भी कभी बहू थी सीजन 2 मिला है, और भी बड़े बड़े सीरियल्स तुम्हें मिले भावना, ऐसी कामना करती हूँ। वैसे कौन सी बात सबसे डिफिकल्ट रही और कौन सी बात सबसे आसान रही, क्या बोलना चाहोगी? ऑल्सो अ मैसेज फॉर एवरीवन लिसनिंग टू शेर दिल। मैंने ट्रेंड एक्टर थी, मैंने एक्टिंग की ट्रेनिंग ली पूरा प्रॉपर एक्टर प्रिपेयर से,
लेकिन एक्टिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जहाँ पे ये टैग आप खुद को नहीं दे सकते, ये लोग आपको देते हैं कि ये एक्टर है। जब तक आपका काम लोगों के सामने नहीं आता तब तक आप एक एस्पायरिंग एक्टर होते हो। तो मुझे एक्सपीरियंस लेना बहुत ज़रूरी था कि आपने पहले क्या किया है, सब पूछते हैं। तो और कोई बैकअप नहीं, कोई इंडस्ट्री से मैं किसी को जानती नहीं। इस वजह से क्या हुआ, जो भी काम मिलता गया छोटे छोटे कैरेक्टर्स मैं करती गई। और जो इंडस्ट्री से बिलोंग नहीं करते ना, सबकी शुरुआत ऐसी ही होती है। हाँ, सबकी नहीं, कोई प्रिविलेज भी होते हैं, उनको अच्छा काम भी मिल जाता है। पर मेरे जैसे लोग जो एकदम लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, उनको एक्टिंग के अलावा अपनी पर्सनैलिटी पे भी काम करना पड़ता है, क्योंकि हमारा ना ड्रेसिंग सेंस होता है, ना कोई सिखाने वाला नहीं। ये सब हम खुद ही करते करते आगे बढ़ते हैं। सो पहले तो अपने लुक्स पे काम करना बहुत ज़रूरी था मेरे लिए। उसके बाद ऑडिशंस में सिलेक्ट होके मुझे काम मिलने लगा। और इसमें और एक चीज़ होती है कि आप जितना छोटा कैरेक्टर करते हो ना, आपको उतनी कम रिस्पेक्ट मिलती है सेट पे। जैसे कि जब सब बैठे हैं तो चेयर कोई आपको नहीं देता, रूम्स आपको शेयरिंग 3-3, 4-4 लोगों के साथ मिलते हैं। और ये सब धीरे धीरे बढ़ता है। जैसे आप अच्छे कैरेक्टर करने लग जाओगे, ये आपको डिमांड करने की भी ज़रूरत नहीं है, आपको सामने से ही वो लोग पर्सनल रूम दे देंगे जैसे जैसे आप ग्रो करोगे एज एन आर्टिस्ट। तो ये आपके कैरेक्टर कितना स्ट्रांग है उसके अकॉर्डिंग आपको रिस्पेक्ट मिलती है। तो वैसा डिसरिस्पेक्ट मुझे थोड़ा मिला है बहुत सेट पे। मतलब एक इंसिडेंट मुझे याद है, जब मैं एक लीड एपिसोडिक कर रही थी, मैं उसमें एक लीड थी और मैं उसकी फ्रेंड का कैरेक्टर कर रही थी। तो जो कॉस्ट्यूम स्टाइलिस्ट थी वो हमको डायरेक्टर के पास लेके जाके बोली कि सर, इनको मैंने ये ड्रेस दिया है लीड को, और इनको क्या देना है सर? तो डायरेक्टर बोलते कुछ भी दे दो, चलेगा, दे दो कुछ भी। और मुझे इतना उस टाइम पे थोड़ा ऐसा लगा दिल में, पर मेरी कोई बात नहीं, मैं ये सब चीज़ करने आई नहीं हूँ, मैं सिर्फ मेरा काम करने आई हूँ, मुझे सिर्फ काम पे फोकस करना है। और मैं निकल गई। मेरी कोई बात नहीं, व्हेन यू आर नॉट इन डिमांड, डोंट डिमांड, अपने आप चीज़ें मिलेंगी आपको। और यस लिस्ट जो भी सुन रहे हैं उनको यही कहना चाहूँगी मैं कि जो भी आप करना चाहते हो अपनी ज़िंदगी में, उसके लिए बस ज़िद्दी हो जाओ और वो आपको मिलेगा ही मिलेगा लाइफ में। फिर दुनिया वाले बहुत एक्सक्यूज़ बताएंगे, आपको आपकी शक्ल का एक्सक्यूज़ दिया जाएगा, तुम्हारी शक्ल अच्छी नहीं है, या तुम्हारे पास पैसे नहीं है, तुम कभी आगे नहीं बढ़ोगे, ऐसे नहीं होता है इंडस्ट्री में, ऐसे आगे बढ़ते हैं, ये रास्ता होता है। जो खुद नहीं कर पाए ना कुछ, वही लोग आपको रास्ते बताते हैं। तो पहली बात तो किसी को सुनना ही नहीं है, खुद के रास्ते खुद बनाओ, गो विद द फ्लो। आप बस लगे रहो, प्रैक्टिस नहीं छोड़नी है, अपने टैलेंट पे इतना काम करो कि आपको एक भी लाइन किसी ने दी ना, एक डायलॉग भी मिला तो भी उससे आप प्रूफ कर दो कि आप बहुत अच्छे एक्टर हो। वो प्रूफ हो जाएगा, आपकी प्रैक्टिस दिखेगी स्क्रीन पे। मैंने क्रिमिनल जस्टिस अभी जो सीजन 4 आया है उसमें मेरा रिपोर्टर का कैरेक्टर है। टर्शियरी कास्टिंग थी वो, मतलब 1 लाइनर 2 लाइनर ऐसे, लेकिन मुझे उसमें पूरा बड़ा मोनोलॉग मिला। और वो लोग डर रहे थे कि ये कर पाएगी नहीं कर पाएगी, क्योंकि ऑब्वियसली वो लोग मुझे जानते नहीं हैं। अभी लास्ट ईयर शूट किया मैंने वो 1-1.5 साल पहले, लेकिन मैं इतनी प्रिपेयर्ड हूँ, मैंने इतनी प्रैक्टिस की है। जब मैं कुछ नहीं करती तब मैं अपने आप पे काम करती हूँ। सो जब मुझे वो मोनोलॉग मिला, मैंने उसको इतना अच्छे से प्रिपेयर किया, परफॉर्म किया, 1 टेक में मैंने वो सीन उड़ाया और पूरा सेट मेरे लिए ताली मार रहा था। सो यस, तो मेरा वही कहने का मतलब है कि आप अपने आप पे इतना ज़्यादा काम करो कि कोई आप पे, आपके काम पे नुक्स ना निकाल सके। आप मेरी हाइट पे बोल लो, आप मेरे लुक्स पे बोल लो, पर आप मेरे टैलेंट पे कुछ उंगली नहीं उठा सकते। टैलेंट के मामले में कोई शक नहीं। वैसे एक और कॉम्प्लीमेंट देना चाहूंगी, भावना, आपकी आवाज़ में भी ना बड़ा दम है, अच्छी आवाज़ है आपकी। इस आवाज़ को हमेशा उठाइए और आगे बढ़ते रहिए। फिर से मिलेंगे शेर दिल के एक और एपिसोड पे। अपना ख्याल रखें।